नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है फॉर्म्स अड्डा, फॉर्म्स फीस और पलक्सिस के फाउंडर कन्हैया कुमार जी को। तो कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। कन्हैया जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फॉर्म्स अड्डा, फॉर्म्स फीस जो एक प्लेटफॉर्म है, ये कॉलेज और बच्चों के बीच एक बहुत ही हैसल फ्री और इजी प्रोसेस है उनको कनेक्ट करने के लिए। ये कैसे, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली फॉर्म्स अड्डा और फॉर्म फीस जो कंपनी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो हम लोग एक ब्रिज का काम करते हैं एक कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच में, टू टेक अ राइट डिसीजंस, टू चूज़ अ राइट कॉलेज एज अ इजी प्रोसेस। अगर कोई भी बच्चा कहाँ पे अप्लाई करे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, उसकी कट ऑफ्स क्या हो सकती है, वो कहाँ सही डिसीज़न ले सकता है अपने कोर्सेज, एग्जामिनेशंस और कॉलेज के बारे में, तो हम एक वेबसाइट्स पोर्टल फॉर्म फेस के थ्रू उन्हें एक इजी टोटल इन्फॉर्मेशन देते हैं और इजी प्रोसेस कराने का कोशिश करते हैं। पलक्सिस एक आईटी और डिजिटल कंपनी है, तो ये लोगों को कैसे सर्व कर रही है और इसका क्या कंसेप्ट है? हाँ, पलक्सिस आईटी एंड सॉफ्टवेयर डिजिटल कंपनी है, जिसमें हम लोगों को बताना चाहते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आप अपनी बिजनेस को डिजिटली कैसे ग्रो कर सकते हो। हमारे सबसे बड़े मेजर क्लाइंट्स हैं मेडिकल, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, राइट। तो उनमें जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशेंट्स के बारे में कैसे अपने बारे में अवेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। तो उनको डिजिटली प्रमोट करना, डिजिटली मार्केट में अवेयर कराना, इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो हम मार्केट में पेनिट्रेट करते हैं। कन्हैया जी, फॉर्म्स अड्डा एक नाम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉर्म्स अड्डा सुनने में। तो ये नाम आखिर आया कहाँ से? It's a long story. I was में हम आपसे जानना चाहेंगे definitely. Actually, I was pursuing my MBA at Pune. Then I found a gap. एक गैप मिला स्टूडेंट्स और कॉलेज के बीच में कि एक स्टूडेंट्स अपने सही डिसीजन, सही कॉलेज कैसे चयन कर सकता है। उसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग कॉलेजेस में एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर देते हैं, बट उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है या उनके एलिजिबल से बहुत अच्छे कॉलेज मिल सकते थे। तो एक बच्चे 8 जगह, 10 जगह, 15 अलग अलग कॉलेजेस में एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। 40-50 हज़ार रुपए वो एप्लीकेशंस में ही गंवा देते हैं। एग्जैक्टली। तो वो उनको लास्ट में पता चलता है, यार ये मेरे को नहीं पता होता, या पहले पता होता तो मैं ये कॉलेज में अप्लाई नहीं करता, या फिर मेरे बच सकते थे। तो उसी को प्रोसेस को हम लोग ईजी वे में करते हैं, हमारी टीम्स के थ्रू, हमारे बैकएंड्स के थ्रू, हमारे नॉलेज के थ्रू, हमारी एक्सपर्ट टीम के थ्रू उसको हम लोग सॉर्ट में करते हैं। और वही एप्लीकेशंस जो 1000 रुपये में बच्चा खरीद सकता है मार्केट में, उसको हम लोग अप टू 80% ऑफ तक हम लोग मार्केट में बच्चों को सर्व करते हैं। ओके। तो अगर वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है या उसकी कोई गलती होती है तो आप उसको रिफंड भी कर देते हैं? सी मैम, अगर बच्चे की गलती हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती है। अगर हमारी टीम्स की तरफ से कोई गलती हुई है या कॉलेज डिसाइड करने में कुछ गलत हुआ है, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स उस मनी को रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकता है। अब गलती से अगर हमारी टीम, सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक कॉलेज चूज़ करने में उसने गलत कर दिया, हमारी टीम ने गलती कर दी, तो डेफिनेटली उसका वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वी आर हैविंग अ वेरी इजी रिफंड पॉलिसी ऑल्सो फॉर द कैंडिडेट। और जैसे कि हम जाने कि अगर एक बच्चा 40 से 50 हज़ार रुपए जहाँ सिर्फ कॉलेजेस में अप्लाई करने में वेस्ट कर देता है, अगर वो फॉर्म्स अड्डा या फॉर्म्स फीस के थ्रू अप्लाई करता है तो वो उसे 80% तक ऑफ मिलने के चांसेस होते हैं। और साथ वो 6-7 हज़ार के एक्सपेंसेस में वो बेस्ट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपकी कोई त्रुटि निकलती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो वो आपको वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। 20% पे एप्लीकेशन फीस रिफंड हो जाता है। कन्हैया जी, फॉर्म्स अड्डा है क्या और फॉर्म फीस इससे कैसे रिलेटेड है? सी, बेसिकली हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था फॉर्म्स अड्डा मैम नवंबर 2015 में। तो फॉर्म्स अड्डा स्टार्ट करते ड्यूरेशंस में क्या हुआ कि हमें कुछ चैलेंजेस आए। उस चैलेंजेस को रिजॉल्व करने में एक और कंपनी, मैनेजमेंट और टेक्निकल ने डिसाइड किया कि एक और कंपनी होनी चाहिए। तो उसी डिसीज़न में एक और उसके रिलेवेंट पेरेंट कंपनी फॉर्म फेस 2021 नवंबर में हम लोगों ने लॉन्च किया था।
आप कैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से कोऑर्डिनेट करते हैं इस चीज़ को लेकर कि मतलब स्टूडेंट्स आपके थ्रू अप्लाई करेंगे एंड देन आप कोऑर्डिनेट करेंगे यूनिवर्सिटीज से? सी वी आर अ मार्केट प्लेस एज आई सेड यू। तो बच्चे लोग हमेशा हमारे पास इंक्वायर करते रहते हैं कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करें, हम लोग ये प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजॉल्व करें। बट running a private company, we have the MOU with the more than 300 universities and college across India for the application solutions. तो हम लोग कोशिश करते हैं उन बच्चों को कि उस बच्चे एप्लीकेशंस बहुत ही इजी और हैसल फ्री उन बच्चों को मिल जाए। तो मार्केट प्लेस में क्या होता है, कॉलेजेस को बहुत इजी प्लेस हो जाता है जहाँ पे अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को वो मार्केट में रख सकता है। कन्हैया जी, जब आप पुणे से एमबीए कर रहे थे उस समय आपको एक गैप महसूस हुआ और उसी से आपने अपने ये स्टार्टअप का क्रिएशन किया। Very तो true. आखिर आपको ऐसा क्या गैप महसूस हुआ एमबीए करते वक्त पुणे से जिससे कि आपके स्टार्टअप का सीड ग्रो हुआ? डेफिनेटली आई एम द रियल स्टोरी। मैं खुद 45,000 का फॉर्म भरा था MBA करते हुए, ड्यूरेशंस बाय चूजिंग द राइट कॉलेज ऑफ MBA। और जब जिस मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस कॉलेज का एप्लीकेशन कॉस्ट 500-600 रुपीज़ था। तो आई रियलाइज़ कि ये 40,000 का जो गैप हुआ है मैंने पे किया है, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट डेफिनेटली फॉर अ स्टूडेंट स्पेशली। और जब आप पेरेंट्स से पैसा मांग के फॉर्म भरते हो तो थोड़ा ज़्यादा वो मतलब क्लिक करता है वो चीज़। तो मैंने सोचा कि कॉलेजेस में काफ़ी एप्लीकेशंस बिक रहे हैं, देन आई जस्ट वेंट टू द बिग ब्रांड इन पुणे। मैं वहाँ पे गया, कॉलेजेस से बात किया एंड मैं उनको ही इजी प्रोसेस और अच्छे बच्चे के लिए मैंने उनको अप्रोच किया कि वी कैन प्रोवाइड यू विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस। गूगल की एल्गोरिथम के हिसाब से आपकी वेबसाइट नहीं बन पा रही थी, तो टेक फील्ड में अपने को सुधार करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? सबसे पहले मैं लिंक्डइन, आई थैंक्स टू लिंक्डइन। LinkedIn is a best platform where you can find a best team for your company. Connecting people, right? LinkedIn से अच्छा जगह कुछ नहीं है। I went to the LinkedIn and I just have spent more than 4 hours in a day in LinkedIn. I approaches lot of guy. आपको बात करना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और वहाँ पे अच्छे लोगों की खोज होती है। तो वहाँ पे आपके और आपके जैसे लोग अगर मिल जाएं तो डेफिनेटली आपकी एक डेस्टिनेशन, आपकी एक ड्रीम कम्स टू द ट्रूथ में कन्वर्ट हो सकती है। formfees.com इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है और सबसे लीडिंग कंपनी है। फिलहाल ये एजुकेशनल जो पोर्टल में टॉप 6 में रैंक कर रही है। yes. तो ये इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एजेंडा क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। टॉप 6 में रैंक कर रही है मैम, वो सबसे कम था। ये इस बात सच है कि हम लोग टॉप 6 में अभी हम गूगल में रैंक कर रहे हैं फॉर द एजुकेशन पोर्टल फील्ड। बहुत फेमस भी है, काफ़ी फेमस है और हम लोग मैक्सिमम सर्च में फर्स्ट पेज में और मैक्सिमम जगह तो फर्स्ट लिंक में भी आ जाते हैं। एजेंडा ये है कि मैं इस कंपनी को और भी बड़ा करूं और इंडिया के बेस्ट पोर्टल में हमारी नाम आए, ये हमारी एजेंडा है। सेकेंड एजेंडा इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे स्टूडेंट्स। दे आर द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई कंपनी। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स बेस्ट से बेस्ट अपने डिज़ायर्ड कॉलेज को चूज़ करें विथ हैसल फ्री एंड द अफोर्डेबल प्राइसेस। आपने ये एक पोजीशन अचीव करी है टॉप 6 अमंग द एजुकेशन पोर्टल्स, तो आपने ये कैसे अचीव किया, कैसे करा कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं इंडिया लेवल पे, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। जर्नी काफ़ी लंबी रही मैम। फ्रैंकली स्पीकिंग, सबसे पहले आपको अच्छी टीम चाहिए, उसके पहले अच्छी नीयत चाहिए। अच्छी नीयत, अच्छी टीम होती है तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट्स मिल जाते हैं। इसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, आपको रिजेक्शंस काफ़ी झेलने पड़ेंगे और सबसे बड़ी बात कि आप में पेशेंस होना चाहिए टू गेट द अचीवमेंट्स। बिकॉज अभी टॉप 6 में जो हमारे से ऊपर कंपनी है, दे आर ओल्डर कंपनी, 15 ईयर्स 20 ईयर्स पुरानी कंपनी है, तो अभी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं मेरे सामने। 2015 में आपने स्टार्ट करा था, राइट? तो 2015 से मतलब ये ग्रो करते करते इतने फास्टली ग्रो करा के आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? एक ब्रीफ में हम आपसे वो मोटिवेटिंग छोटा सा जर्नी या मोटिवेटिंग अंश जानना चाहेंगे। बहुतों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। यस, अगर आपके पास प्लान बी है तो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे मैम। पर्सनली आई फील दिस थिंग बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी कि कन्हैया तुम
मेरे कॉलेज में आ जाओ, कन्हैया तुम्हें ये जॉब मिल रहा है। फिर सबसे बड़ी बात, आपके पेरेंट्स आपके सपोर्टिव होने चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आपकी जो प्लान बी है अगर वो आप ऑप्शन में रखे हो, तो आई मस्ट से कि ये कभी अचीव नहीं हो पाएगा। मैंने कभी भी मुड़ के, जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की, मैंने कभी भी मुड़ के ऑप्शंस बी में नहीं गया कि मेरे पास इसके अलावा कुछ और ऑप्शन हो सकता है। पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट कितना मायने रखता है, क्यों मायने रखता है, और आपकी जर्नी में ये कहाँ तक सहायक हुआ? डेफिनेटली पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, और मेरे लाइफ में यहाँ तक पहुँचने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो मेरे पेरेंट्स का रहा है। क्योंकि मैं एक बार नहीं, काफ़ी बार हम फेल हुए हैं मार्केट में, काफ़ी बार हमें फेलियर का फेस देखना पड़ा है, बट उस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी का सपोर्ट रहा है तो वो मेरे पेरेंट्स का रहा है। कि नहीं, कुछ समय होते हैं चैलेंजेस के, वो आपको ओवरकम करना पड़ेगा। हैव पेशेंस, यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। मतलब पेरेंट्स का एक अहम सपोर्ट था जिसने आपको इतनी फास्टर रन करने में हेल्प करा, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। ओके। कन्हैया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फॉर्म फीस जैसी और भी, मतलब एग्जैक्ट सेम काम तो नहीं कर रही हैं, बट फॉर्म फीस जैसी और भी कंपनीज हैं जो मिलता जुलता काम कर रही हैं, तो उससे फॉर्म फीस यूनिक और अलग कैसे है? I'd say जो भी कंपनीज हमारे से ऊपर है या हमारे से आगे हैं, वो क्या करती हैं, आपको एक इंफॉर्मेशंस दे देती है पर्टिकुलर कंटेंट को लेके। सपोज यू आर लुकिंग फॉर कैट एग्जामिनेशंस, दे विल प्रोवाइड यू द इंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैट, बट उसके आगे जो प्रोसेस होता है वो सपोर्टिव नहीं होती है, राइट। हम लोग वहाँ पे छोड़ते नहीं हैं, वहाँ पे बच्चों को दो ऑप्शंस मिल जाता है। आइदर वो बच्चे बैक हो सकते हैं इन्फॉर्मेशंस लेके, या फिर आके अगर हमारी सर्विस को लेना चाहते हैं। अगर वो हमारी सर्विस को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमारी जो टीम है, काउंसलिंग टीम, वो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करती है टू गेट द राइट ऑप्शंस फॉर देयर करियर। आप बच्चों को फॉर्म्स भरवाते हैं, कॉलेज से कनेक्ट करवाते हैं, कॉलेज की फीस से 80% कम दाम में, ठीक है? फॉर्म्स की फीस, राइट, फॉर्म्स की फीस। तो आप बच्चों को ये यकीन कैसे दिलाते हैं कि, मतलब कस्टमर्स हो गए आपके बच्चों को यकीन कैसे दिलाते हैं कि वो जेन्युइनली, मतलब जेन्युइन जगह पे अप्रोच कर रहे हैं और वो फेक नहीं होगा? तो बच्चे हैं, उनमें डर होता है। डेफिनेटली होता है। हाँ जी। बच्चे काफ़ी बार क्रॉस कॉलिंग भी कर देते हैं। अच्छा, कॉलेजेस में मतलब दे जाके वो लोग कॉलेजेस में इंक्वायर करते हैं। डेफिनेटली, आई ऑलवेज थैंक्स टू ऑथेंटिसिटी मिलती है। नहीं, पहला स्टेप ये होता है कि बच्चे लोग, सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे कोई कॉलेज का एप्लीकेशंस हमें उनके कम दामों में मिल सकती है। कॉलेज फॉर्म फीस, कॉलेज के फॉर्म फीस से कम दाम में कैसे अवेलेबल हो सकती है? एग्जैक्टली। तो सबसे पहला ये होता है मैम कि ट्रस्ट नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है, हम लोग कहीं पे भी, मतलब आपके पैसे को लेके भाग नहीं सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम लोग काफ़ी टाइम से सर्व कर रहे हैं मार्केट में, और अभी तक मोर देन 10,000 सेटिस्फाइड स्टूडेंट हम लोगों ने सर्व कर चुका हूँ। हमारे गूगल में रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, और हम लोग हर जगह फिजिकल डिजिटली प्रेजेंस है, हर एक पोर्टल पे, हर एक साइट्स पे, हर एक सोशल मीडिया पे। एंड थर्ड थिंग, हम लोग का कॉलेज के साथ MOU होता है कि हम आपकी ब्रांडिंग करेंगे, प्रमोशंस करेंगे, और साथ ही साथ एप्लीकेशंस को सेल आउट करेंगे। सो दिस इज़ द मेन थिंग व्हाट वी सर्व इन द मार्केट। सो ये चैलेंजेस आया और अभी भी है और आगे भी रहेगा मुझे लगता है, बट इसको हम लोग अच्छे ब्रांड की तरफ से हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे। किसी भी स्टार्टअप का एक मेजर पिलर ऑफ चैलेंज होता है कि सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं उनमें अपने आइडिया को एक्सेप्ट कराना, इंट्रोड्यूस कराना और फिर उसे प्रचलन में लाना। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कितना रोल प्ले रहता है एक स्टार्टअप में इसका? सोसाइटी अगर एग्जिस्टिंग आइडिया है उसको आप अलग तरीके से कर रहे हो तो उसे सोसाइटी बहुत इजी एक्सेप्ट कर लेगी। सपोज़ हमने कोई फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट किया, उसको अलग नाम से स्टार्ट किया या अलग तरीके से स्टार्ट किया, तो इट्स वेरी इजी टू इंट्रोड्यूस योर ब्रांड कि मैं जोमेटो की तरह कर रहा हूँ और ये XYZ मेरा आइडिया है। बट इफ़ यू आर कमिंग विद अ वेरी न्यू आइडिया एंड डिफरेंट आइडिया, तो ये आपके लिए सबसे चैलेंजिंग होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप अपने हमेशा कंटेंट को, वीडियोस को अपडेट करो, ट्रस्ट लेवल जीतो और उसमें वैल्यूएबल सर्विसेज डालो, सो दैट कि अगर कोई भी ले रहा है तो उसको आप अच्छे से सर्व कर लो। एंड रियली में लास्ट में उनसे फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने बिजनेस किया या जो सर्विस दिया है, तो कस्टमर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसकी फीडबैक आप अपने वेबसाइट पे या सोशल मीडिया में शेयर करो। ये प्रोसेस आप लंबे टाइम तक करते हो तो डेफिनेटली आपको एक टाइम पे सक्सेस मिल जाएगा।
स्टूडेंट्स के पेन को रियलाइज करा के उन्हें काफ़ी कम अफोर्डेबल प्राइसेस में वो चीज़ अवेलेबल कराना उनके पेन को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा आपके स्टार्टअप में, आपके यूनिकनेस में। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने कैसे करा। हाँ, सबसे पहले मैं खुद प्रॉब्लम फेस किया था। फर्स्ट पेन पॉइंट तो आप तो ही का मैं रहा था था, जहाँ से ये राइट। सीड ग्रो और डेफिनेटली कोई भी एक स्टार्टअप होता है तो सबसे पहले उसके घर से ही उसकी प्रॉब्लम फेस होती है। तो मैंने ही खुद बहुत बड़े प्रॉब्लम फेस किए थे टू गेट अ राइट कॉलेज, टू ईजी वे। मैंने उसकी पॉइंट्स को नोट डाउन किया और उसमें मैं मेरे जैसे और भी बच्चे से मैंने फीडबैक लिया सबसे पहले कि सिर्फ मैं ही ये प्रॉब्लम फेस किया हूँ या और भी लोग हैं जो हमारी तरफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड मार्केट रिसर्च। आप सबसे पहले मार्केट रिसर्च करते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम वही रिपीट हो रहा है लोगों के साथ। अगर हो रहा है तो ये एक्चुअली ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ओके। यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स के साथ आपके सबसे पहले आपके फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करो, उसके बाद आप उसके लिए सॉल्यूशंस निकाल के मार्केट में लॉन्च करो। वेरी नाइस। हम आपसे जानना चाहेंगे कितने बच्चों को अभी तक आप गाइड कर चुके हैं? 10,000 प्लस हमारी 10,000 प्लस बच्चों को गाइड कर चुके हैं। आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं और उन सभी टीम को, जैसे आपने टीम मैनेजमेंट का एक बताया कि टीम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी टीम मेंबर्स को एक इजी और कंफर्टेबल वे में हैंडल करते हुए उनसे पॉजिटिव आउटकम्स कैसे ले पाते हैं अपने स्टार्टअप को ग्रो कराने के लिए? हाँ, सबसे पहले टीम में सही लोग को चुनना सबसे बड़ा टास्क होता है मैम। अगर आप सही से टीम को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो, सही पर्सन को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा टास्क होता है कि उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से निभाए ताकि वो एक एजेंडा या एक कंपनी को एक फाइनल रूप दे सके। तो आप सही लोग को खोज करो। जैसे अगर मेरी टीम में बात करूं तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट टीम है आईटी टीम, उसके बाद ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड सेल्स टीम। ये 5 पिलर हमारा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इनकी हायरार्कीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इनके प्रोसेस में सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि आप पहले अपने नीचे वाले को कैसे हैंडल करोगे। उनकी प्रॉब्लम कंपनी की प्रॉब्लम, उनकी खुशी कंपनी की खुशी, उनके चैलेंजेस हमारे चैलेंजेस, और उनकी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एम्प्लॉय ट्रेंड होगी, आपकी एम्प्लॉय ग्रो करेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ग्रो करोगे। कैसे आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं फॉर एनी कैरियर इन मैनेजमेंट या किसी फील्ड में? बच्चों की ट्रेनिंग या गाइडेंस किस तरह से करते हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय? नहीं, मैं बात कर रही हूँ जो बच्चे आपके फॉर्म्स अड्डा में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उनकी पेन को मैं जानने की कोशिश करता हूँ, व्हाट एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर। ओके। उनकी सेक्टर्स को डिसाइड कर लेता हूँ, फिर उनके जो एक्सपर्टाइज उन तक उनकी बात कनेक्ट कराता हूँ हमारे टीम में। सपोज कोई अगर मैनेजमेंट करना है तो वो हमसे कनेक्ट करता है, किसी को लॉ करना है तो वो उसकी एक्सपर्टाइज टीम को कनेक्ट करता है, किसी को इंजीनियरिंग करनी है उसकी एक्सपर्टाइज टीम को कनेक्ट करता है। वो अच्छे से प्रॉब्लम को समझने के बाद उनके बाद कॉलेज से कनेक्ट कराते हैं, एलुमनाई से कनेक्ट कराते हैं, वेबिनार कराते हैं, सेमिनार कराते हैं, फिजिकल इवेंट्स कराते हैं, सो दैट कि बच्चे को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिले कि वो एक्चुअली में क्या करना चाहता है। आपने IIMDR पुणे से मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, उसके बाद आपको कोक बैंगलोर में एरिया सेल्स मैनेजर की जॉब भी मिली, लेकिन आपने वो ज्वाइन ही नहीं किया। Yes. और आपने अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करने का सोचा, तो इसके पीछे की माइंडसेट कैसे डेवलप हुई? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं फैमिली बैकग्राउंड इज़ बिजनेस। अच्छा। Okay. तो आई थॉट ऑफ कि rather than serving for other company, why don't you have to face a problem and come with the new solutions। तो एक बड़ा solutions market में serve करना था। Job is again a very good platform where you can have a very good face value। एक बड़ी कंपनी में बड़ा जॉब करना भी बहुत बड़ी बात होती है, बट उससे बड़ी बात होती है कि आप मार्केट में किसी अच्छे सॉल्यूशंस के साथ आओ और उससे लोगों का बेनिफिट हो। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। सो businesses, I always choose business। सेल्फ लर्निंग किसी भी स्टार्टअप की जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड आपके स्टार्टअप जर्नी में क्या कुछ ऐसी सेल्फ लर्निंग्स रही थी जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? हाँ, सेल्फ लर्निंग की बात करूँ तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर्स के जर्नी के लिए, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स एक ऐसा फील्ड है कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। अभी एआई का ज़माना आया, आज से 15 साल पहले एआई नहीं था, वो वेबसाइट और पोर्टल्स थे जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो सेल्फ लर्निंग हर एक स्टेप में इन टर्म्स ऑफ
नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी एटीट्यूड, आपके पर्सनालिटी, सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। और ये मेरे लाइफ में बहुत डिफरेंस हुआ, ये मैं अभी नहीं दिखा सकता हूँ। अगर मेरे से आप 7 साल पहले मिले होते तो डेफिनेटली आपको डिफरेंस समझ में आता। हम जानना चाहेंगे कि क्या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आप कोई प्लेसमेंट एंड मतलब इनकम अलोंग विथ लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं? डेफिनेटली आफ्टर 12th बच्चे किसी भी फील्ड में हो तो हमारे पास वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। वी आर ऑफरिंग इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग, इन ऑपरेशंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग and there are a lot of else. So बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वी आर ऑफरिंग पेड इंटर्नशिप, हमारे यहाँ कोई भी अनपेड नहीं होता है, बट वी रिजेक्ट अ कैंडिडेट अ लॉट। ओके, आपके टारगेट ऑडियंस और टारगेट क्लाइंट्स आपके स्टार्टअप में कौन कौन से रहते हैं कन्हैया जी? टारगेट ऑडियंस, टारगेट क्लाइंट्स, आपके स्टार्टअप में स्पेसिफिक कौन कौन से लोग रहते हैं जिन पे आपका फोकस रहता है? हाँ, हमारे टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स होते हैं आफ्टर 12th। किसी को भी हायर स्टडीज़ करना है, किसी को भी हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस चूज़ करने के लिए, वो हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं। टारगेट क्लाइंट्स हमारे होते हैं कॉलेजेस जिनको मार्केट प्लेस चाहिए, जिनको प्रमोशंस करना हो, जिनको ब्रांडिंग करनी हो, जिनको एक रियल में मार्केट में एक अपने सही पहचान के साथ उतरना है, उनके लिए हम बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पे वो लोग अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं। मतलब कॉलेजेस अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रीच तक, बच्चों तक पहुंचा सकते हैं आपके माध्यम से। और बच्चे के लिए डायरेक्ट कॉलेज अप्रोच करने के बजाय अगर आपको अप्रोच करेंगे तो कॉलेज की जो फॉर्म फीस है उससे 80% तक उन्हें डिस्काउंट मिलता है। और वो सिर्फ डिस्काउंट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट, उनकी जो जर्नी होती है कॉलेज डिसाइड करने से लेके कॉलेज ज्वाइन करने तक, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मैम। कॉलेज कब खुल रहा है, क्या स्कॉलरशिप मिल रहा है, देयर लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो उसके लिए वो बच्चे बहुत इजी कॉलेज में कनेक्ट नहीं कर पाते। आप हेल्पलाइन नंबर में कॉल करोगे या मेल करोगे, नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा। बट इमीडिएटली अगर हमको बच्चा बोलता है कि सर मुझे उस कॉलेज से कनेक्ट करना है या मेरा ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या क्वेश्चंस कुछ आप साझा करना चाहेंगे? लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स की कॉलेज में हॉस्टल्स है या नहीं है, हॉस्टल्स है तो उसकी क्या फीस है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई एम टेलिंग। स्कॉलरशिप है कि नहीं है, लोन प्रोसेस हो सकता है कि नहीं होता है, वो किससे प्लेसमेंट्स क्या है, लाइक एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉलेजेस। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट या फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके स्टार्टअप का रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। This is like okay, I will definitely explain. किसी कॉलेज का एग्जांपल लेता हूँ, XYZ कॉलेज है, उसकी 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन कॉस्ट है, बट उसको मार्केट में एप्लीकेशन सेल आउट करने के लिए उसे काफ़ी मीडिया और एडवर्टीजमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट मैं कॉलेज से नहीं चार्ज करता हूँ, मैं उनसे चार्ज करता हूँ कि आप एप्लीकेशंस मुझे XYZ अमाउंट में दे दो, उसमें मैं 20% का या 15% का अपना कॉस्ट प्रॉफिट रख के मैं कोशिश करता हूँ कि ये अप टू 80% तक बच्चे को ये एफोर्डेबल हो जाए और वो कम से कम कॉस्ट में बच्चों को मिल जाए। तो वो जो मार्जिन 15 और 20% का होता है, दैट इज़ द कंपनी रेवेन्यू। फिलहाल में आपके साथ जितने भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, बी इट योर क्लाइंट्स, योर एम्प्लॉयज़, योर स्टेक होल्डर्स, आपके इंटर्न्स, तो उन सभी के साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या रहता है? एज एम्प्लॉयज़ दे आर इन अ सैलरी, और अगर कॉलेजेस की बात करो तो एक कट ऑफ एप्लीकेशन कॉस्ट, दिस इज आवर रेवेन्यू मॉडल। हम जानना चाहेंगे कि कोई भी जैसे पर्सन है, ठीक है, किसी भी आइडिया को लेकर अगर वो एक न्यू स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है तो अक्सर उसके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसको लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे किसी भी आइडिया को लेकर, किसी भी एज ग्रुप का कोई पर्सन अगर एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है तो उसको लेकर आपकी क्या मतलब थॉट प्रोसेस है, क्या संदेश है, क्या डूज या क्या डोंट्स होने चाहिए? यस, डेफिनेटली एज ऑफ माई एक्सपीरियंस एटीट्यूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका एटीट्यूड एज एन एंटरप्रेन्योर नहीं है, अगर आप बिजनेस को एज अ रेवेन्यू मॉडल देख रहे हो, आई कैन गारंटी यू वो अगले 1 साल में वो बंद हो जाएगा। बिकॉज कोई भी स्टार्टअप्स आपको ऐसा, शायद ही कोई स्टार्टअप्स होगा 1% जो आपको 1 साल में वो बहुत ही हाई प्रॉफिटेबल हो सकता है। आप यूनिक आइडिया के साथ आए हो। बहुत लोग तो बूटस्ट्रैप मॉडल पे चलते हैं, बहुत लोग बूटस्ट्रैप मॉडल पे चलते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी एटीट्यूड नहीं होती है। हम कंपेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के सैलरीज से अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नीज को। बिल्कुल करेक्ट। मेरा फ्रेंड ने आईफोन ले लिया,
अब मेरे पास एक एंटरप्रेन्योर्स के पास आईफोन के लिए पैसा नहीं है, Samsung वो use कर रहे हैं। सैमसंग यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी भी अच्छे जॉब होल्डर से अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को, आई कैन गारंटी वो कभी आपको मोटिवेट नहीं करेगा। प्लान बी रखे हो कि अगर बिजनेस नहीं हुआ तो कहीं रिज्यूमे अपडेट करके जॉब कर लेंगे, गारंटी दे रहा हूँ सक्सेस नहीं होगा। थर्ड थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने एटीट्यूड की बोली, एटीट्यूड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर फ़ायदा हुआ तो हम सबका हुआ, नुकसान हुआ तो मेरा हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रॉफिट अगर कंपनी फ़ायदे में गई तो हम सबको इक्वली, हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपकी टीम और आप। हमारी टीम, हमारे स्टेक होल्डर, हम। और अगर लॉस में हुआ तो मेरा लॉस होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ और टीम का लॉस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट अ स्टेक होल्डर, दे आर नॉट लाइक पार्टनर्स। थर्ड थिंग, आपको चैलेंजेस आएंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, डेफिनेटली उस चैलेंजेस को आपको फेस करना है। प्लान बी ऑप्शन नहीं रखना है, रखोगे वो फेल होगा ही होगा, क्योंकि रात में जब आप सोने जाओगे तो आपको याद आएगा अरे यार जॉब कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। फिर वो आपको प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने के लिए मोटिवेट नहीं करता है। मेरे पास प्लान बी नहीं था, इसीलिए आज मैं ग्रो कर रहा हूँ। कन्हैया कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो आभार। मच मैम। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।